नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल उन सभी भावी शिक्षकों के लिए है जो सीटेट, यूपी टेट और ऐसी ही दूसरी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। जी। हमारे सामने बुद्धि यानी इंटेलिजेंस और सीखने से जुड़ी चुनौतियों पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स रखे हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन जटिल विषयों की परतों को खोलना और इन्हें न सिर्फ समझना बल्कि ये भी देखना कि क्लासरूम में ये कैसे काम आते हैं। और ये विषय सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि एक शिक्षक के तौर पर हर बच्चे को समझने की नींव रखते हैं। हम्म। अक्सर हम इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? इन नोट्स के मुताबिक ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, सही। बल्कि तर्क करने, समस्याओं को सुलझाने और नए माहौल में ढल जाने की क्षमता है। तो चलिए यही से शुरू करते हैं। अगर बुद्धि एक क्षमता है तो क्या इसे मापा जा सकता है? इन दस्तावेजों में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है अल्फ्रेड बिने का। 1905 में। हाँ, 1905 में जिन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। पर असली गेम चेंजर फॉर्मूला जो आज भी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो 1916 में टर्मन ने दिया। हाँ, वो मशहूर फॉर्मूला बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। बिल्कुल। और इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक इन नोट्स में दी गई है माँ का। अच्छा। यानी MA मेंटल एज ऊपर और CA क्रोनोलॉजिकल एज नीचे। लेकिन ये सिर्फ एक गणितीय समीकरण नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत गहरा था। सोचिए, पहली बार किसी ने बुद्धि जैसी एक अमूर्त चीज को एक नंबर में बांधने की कोशिश की। ये शिक्षा और मनोविज्ञान के लिए एक क्रांति थी। सही बात है। इसने शिक्षकों को एक पैमाना दिया जिससे वे ये समझ सकें कि कोई बच्चा अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से कहाँ खड़ा है। इसी से वो मशहूर IQ टेबल बनी। हाँ, वो टेबल जिसमें बताया गया है कि 140 से ज्यादा IQ वाले प्रतिभाशाली या जीनियस कहलाते हैं। जो बहुत कम होते हैं। बहुत कम। और ज्यादातर आबादी लगभग 68% वो 90 से 109 के सामान्य दायरे में आती है। शिक्षकों के लिए ये जानना खास तौर पर जरूरी है कि 70 से कम IQ को खास ध्यान की जरूरत होती है। पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक के लिए ये IQ स्कोर बच्चे पर ठप्पा लगाने का जरिया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, एक इशारा है। ये हमें बताता है कि शायद इस बच्चे को समझने के लिए हमें अलग तरीके अपनाने होंगे। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? तो क्या ये नंबर ही पूरी कहानी बताता है? क्या बुद्धि सिर्फ एक सीधी लाइन पर मापी जा सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही हमें हमारी चर्चा के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। यहीं से स्पीयरमैन जैसे विचारक इस बहस में आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई बुद्धि कोई एक चीज नहीं है। उन्होंने अपना द्विकारक सिद्धांत दिया जिसमें 2 तरह की बुद्धि की बात की गई। क्या थे वो 2 कारक? पहला था G फैक्टर, मतलब जनरल इंटेलिजेंस। इन नोट्स के मुताबिक ये जन्मजात होती है। अच्छा, जैसे कॉमन सेंस? हाँ, बिल्कुल, जिसे हम कॉमन सेंस भी कह सकते हैं। हर काम में इसकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है। इसकी एक मजेदार ट्रिक है, G मतलब गॉड गिफ्टेड। ये अच्छा है। और दूसरा था S फैक्टर, यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ये अर्जित की जाती है, हम इसे सीखते हैं। जैसे कोई अच्छा गायक है, कोई बेहतरीन क्रिकेटर है या कोई गणित में माहिर है। ये सब उनके S फैक्टर्स हैं। ये एक अच्छा मॉडल है। इसने बुद्धि को एक आयामी सोच से बाहर निकाला। लेकिन इसकी एक सीमा है ना? हाँ। ये रचनात्मकता, भावनात्मक समझ या किसी की कलात्मकता जैसी चीजों को कहाँ रखता है? क्या एक महान चित्रकार का हुनर सिर्फ एक S फैक्टर है या उसमें कुछ और भी गहरा है? सही सवाल है। स्पीयरमैन का सिद्धांत इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। बिल्कुल सही। और इसी सवाल ने एक नए और शायद सबसे प्रभावशाली सिद्धांत को जन्म दिया, जो NCERT और सीटेट जैसी परीक्षाओं का पसंदीदा टॉपिक है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि गार्डनर ने हमारी शिक्षा प्रणाली के सबसे बड़े मिथक को तोड़ा। कौन सा मिथक? कि बुद्धि का मतलब सिर्फ गणित या विज्ञान में अच्छा होना है। उन्होंने शिक्षकों को एक नई नज़र दी जिससे वे उस बच्चे में भी एक जीनियस देख सकते हैं जो शायद लिख पढ़ नहीं पाता पर जिसके हाथों में जादू है या जो मैदान पर कमाल करता है। ये तो गेम चेंजर था। गार्डनर ने कहा कि बुद्धि 8, अब तो 9 भी कही जाती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं और ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। चलिए जल्दी से इन पर एक नजर डालते हैं। पहली है भाषाई बुद्धि, कवियों में, लेखकों में, वकीलों में। जी। दूसरी तार्किक गणितीय बुद्धि,
वैज्ञानिकों, गणितज्ञों में तीसरी स्थानिक बुद्धि। ये वो लोग जो अपने दिमाग में ही दुनिया का नक्शा बना लेते हैं। हाँ, जैसे मूर्तिकार, आर्किटेक्ट या पायलट। और ये तो वो बुद्धियां हैं जिन्हें हमारी शिक्षा प्रणाली फिर भी थोड़ा बहुत पहचान लेती है। असली क्रांति तो अगली बुद्धियों से आई। सही कहा। चौथी है शारीरिक गुरु बुद्धि, जिनका अपने शरीर पर अद्भुत नियंत्रण होता है, जैसे डांसर, खिलाड़ी या सर्जन भी। पांचवी है संगीतात्मक बुद्धि, जिन्हें सुर, लय और ताल की गहरी समझ होती है। और अब वो दो आती हैं जिनमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। छठी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मतलब इंटरपर्सनल। यहीं पर इन नोट्स की ट्रिक काम आती है। इंटर को इंटरनेशनल से जोड़कर देखिए। अच्छा। इंटरनेशनल मतलब दो या दो से ज्यादा देशों के बीच। तो इंटरपर्सनल का मतलब हुआ दूसरों को समझने की क्षमता, उनकी भावनाओं को, उनके इरादों को। यानी नेता, सेल्स पर्सन। और अच्छे शिक्षक वे इसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और सातवीं है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल। इसकी ट्रिक है इंट्रा मतलब इंटरनल, यानी अपने अंदर झांकने की क्षमता। हाँ, जो खुद को, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों को गहराई से समझते हैं। दार्शनिकों और आध्यात्मिक गुरुओं में ये बुद्धि प्रबल होती है। और आखिरी आठवीं है प्रकृतिवादी बुद्धि, जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव और समझ हो, जैसे किसान या जीव विज्ञानी। तो एक शिक्षक के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि क्लास में बैठा हर बच्चा बुद्धिमान है। सही। बस हमें उसकी बुद्धि का प्रकार पहचानने की जरूरत है। जो बच्चा गणित के सवालों में उलझ रहा है, हो सकता है वो स्कूल के नाटक में कमाल का अभिनय कर सकता हो। शारीरिक घरो बुद्धि या अपने दोस्तों के झगड़े सुलझाने में माहिर हो। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बिल्कुल। गार्डनर का सिद्धांत हमें हर बच्चे में संभावना देखने का एक लेंस देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चा सीख सकता है, लेकिन ये भी सच है कि कुछ बच्चों को सीखने के खास तरीकों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी, ये उनकी बुद्धि की कमी नहीं है। इन्हें हम अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं, और परीक्षाओं में इन पर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल लगभग तय होते हैं। और इन अक्षमताओं को समझना एक संवेदनशील शिक्षक बनने की दिशा में पहला कदम है। बिल्कुल। और इन नोट्स में इन्हें याद रखने की कुछ शानदार ट्रिक्स दी गई हैं। सबसे आम है डिसलेक्सिया, पढ़ने में समस्या। हाँ, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में समस्या। ट्रिक है लक्स साबुन। अच्छा। सोचिए, अगर आप लक्स साबुन लगाकर किताब पढ़ेंगे तो अक्षर फिसलेंगे। बच्चा बी को डी पढ़ सकता है या 100 को वॉज पढ़ता है। तारे ज़मीं पर का ईशान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो किरदार एकदम सटीक था। मैंने कई ऐसे बच्चों के साथ काम किया है जो अक्षरों से नहीं बल्कि कहानियों और चित्रों से सोचते हैं। डिसलेक्सिया उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाता, बस उनके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग होने का संकेत देता है। बहुत अच्छी बात है। उनका जानकारी को तरीके से प्रोसेस करता है, और एक शिक्षक का काम है उस तरीके को समझना। बिल्कुल। दूसरी अक्षमता है डिस्ग्राफिया, मतलब लिखने में दिक्कत। इसकी ट्रिक इसके नाम में ही है। हाँ, ग्राफ और ग्राफ हम कागज पर बनाते या लिखते हैं। तीसरी है डिसकैल्कुलिया, यानी गणित से जुड़ी समस्या। नाम में ही कैलकुलेटर छुपा है। जी। और चौथी है डिस्फेजिया, यानी बोलने या भाषा को समझने में दिक्कत। इसकी ट्रिक है बोलते हुए फंस जाना। यहाँ एक चेतावनी देना बहुत जरूरी है। इन शब्दों का मकसद बच्चों पर लेबल लगाना नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। ये सिर्फ डायग्नोस्टिक टर्म है, ताकि शिक्षक और माता-पिता बच्चे की चुनौती को समझकर उसे सही तरीके से मदद कर सकें, जैसे उसे परीक्षा में ज्यादा समय देना या पढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल तरीकों का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। ये बच्चे को टूटा हुआ नहीं बताता, बल्कि हमें सिखाता है कि हमें अपने सिखाने के तरीके को बदलने की जरूरत है। इन नोट्स में एक और स्थिति का जिक्र है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाँ, इसमें बच्चा एक जगह टिककर नहीं बैठ पाता, उसका ध्यान आसानी से भटक जाता है और वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है। हाँ, और इन बच्चों को अक्सर गलती से शरारती या बदतमीज मान लिया जाता है। सही बात है। जबकि असल में उन्हें अपने आवेगों और ऊर्जा को नियंत्रित करने में न्यूरोलॉजिकल स्तर पर दिक्कत होती है। एक समझदार शिक्षक उसे डांटने की बजाय ऐसी गतिविधियों में लगाएगा जहां उसकी ऊर्जा सही दिशा में इस्तेमाल हो। जैसे क्लास में किताबें बांटने की जिम्मेदारी देना या कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाना। बहुत बढ़िया। तो हमने बुद्धि के अलग अलग प्रकारों को समझा और सीखने की चुनौतियों पर भी बात की। अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो सीखने की रफ्तार से जुड़ा है। अधिगम के वक्र यानी लर्निंग कर्व्स।
ये ग्राफ हमें दिखाते हैं कि सीखना कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता। ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे समझना शिक्षकों को बहुत ज्यादा निराशा से बचा सकता है। इन स्रोतों के मुताबिक मुख्य रूप से 3 तरह के वक्र होते हैं। पहला है उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स कर्व। इसमें क्या होता है? इसमें सीखना शुरुआत में बहुत तेज होता है और फिर धीरे धीरे धीमा हो जाता है। जैसे जब हम कोई नया वीडियो गेम खेलना शुरू करते हैं तो शुरू के लेवल जल्दी पार होते हैं, फिर मुश्किल बढ़ जाती है। अच्छा। दूसरा है नतोदर कॉन्केव कर्व, जो इसका उल्टा है। शुरुआत धीमी होती है क्योंकि हम नियम कायदे समझ रहे होते हैं, और फिर एक बार समझ आने पर रफ्तार तेज हो जाती है। जैसे साइकिल चलाना सीखना। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण। और तीसरा सबसे अहम है, जहां ज्यादातर शिक्षक और छात्र अटक जाते हैं। पठार यानी प्लेटो। हाँ, तीसरा है पठार, प्लेटो। ये वो स्थिति है जब सीखना कुछ समय के लिए एकदम रुक जाता है, ग्राफ पर एक सीधी लाइन बन जाती है। हम मेहनत करते रहते हैं पर लगता है कोई प्रगति नहीं हो रही। इसकी वजह थकान, बोरियत या प्रेरणा की कमी हो सकती है। और ये पठार सीखने की प्रक्रिया का सबसे निराशाजनक लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा हो सकता है। जरूरी कैसे? मुझे याद है एक छात्र ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री में बहुत अच्छा कर रहा था, पर अचानक उसके अंक गिरने लगे और उसने क्लास में ध्यान देना बंद कर दिया। ये एक क्लासिक पठार था। फिर जब मैंने उससे बात की तो पता चला कि वो सिर्फ सूत्रों को रट रट कर ऊब गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल जिंदगी में इन त्रिभुजों और वृत्तों का क्या काम है। तो आपने क्या किया? मैंने उसे और पूरी क्लास को एक प्रोजेक्ट दिया, स्कूल के बगीचे का नक्शा बनाना और ये पता लगाना कि कम से कम रास्ते में पूरे बगीचे में पानी कैसे दिया जा सकता है। वाह! अचानक वही पाइथागोरस प्रमेय और कोणों के सिद्धांत उसे दिलचस्प लगने लगे, क्योंकि अब वो उनका व्यवहारिक इस्तेमाल देख पा रहा था। उसका पठार टूट गया। क्या बात है! तो एक शिक्षक के लिए पठार एक अंत नहीं बल्कि एक संकेत है, एक इशारा कि अब पढ़ाने का तरीका बदलने का समय आ गया है। ये एक बेहतरीन उदाहरण था। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने बुद्धि को मापने के IQ फॉर्मूले से शुरुआत की। फिर स्पीयरमैन की सीमाओं को समझते हुए गार्डनर की 8 तरह की बुद्धियों की दुनिया में गोता लगाया। हमने सीखने की अक्षमताओं को याद करने के मजेदार ट्रिक्स के साथ साथ उनके पीछे की संवेदनशीलता को भी समझा जी। और आखिर में जाना कि सीखने की रफ्तार में पठार आना एक स्वाभाविक पड़ाव है, अंत नहीं। बिल्कुल। ये सभी स्रोत हमें बताते हैं कि ये सिद्धांत और अक्षमताएं क्या हैं, लेकिन ये भविष्य के शिक्षकों के लिए कुछ गहरे सवाल भी छोड़ जाते हैं। जैसे एक शिक्षक के तौर पर हम अपनी क्लास का माहौल ऐसा कैसे बना सकते हैं कि वो खुद ही सीखने में पठार पैदा ना करे, और उस माहौल को इतना लचीला कैसे बनाया जाए कि वो भाषाई से लेकर शारीरिक गुरु तक हर तरह की बुद्धि वाले बच्चे का स्वागत करे और उसे आगे बढ़ने का मौका दे। सवाल सिर्फ बच्चे की बुद्धि पहचानने का नहीं है, सवाल उस बुद्धि को सम्मान देने और सींचने का है।